नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। दिल्ली की सर्द हवा और ठंडक के बीच सियासी पारा काफी गर्म है। दिल्ली में अगले महीने फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी जिसकी सत्ता है, वह योजनाओं को लेकर हमलावर है। कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर, और ये मनसा जीत की जो है, रेवड़ी बांटकर सुविधाएं की घोषणा करके जीत की मनसा आम आदमी पार्टी की है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी के विपक्षी दल। लेकिन हकीकत से भटका कर योजनाओं में लाकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी की एक योजना सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वो है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। अब इस पूरी योजना को लेकर वहाँ गदर मची हुई है। दिल्ली में पोस्टरबाजी है और इस पर सवाल दर सवाल केजरीवाल से दागे जा रहे हैं। ये सवाल न सिर्फ विपक्ष बल्कि इंडिया गठबंधन के दल भी जो उठाने लगे। हालांकि इंडिया गठबंधन जैसा कोई स्ट्रक्चर दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिख नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन तलाशने के लिए केजरीवाल पर ही हमला कर रही है, क्योंकि केजरीवाल एक ऐसे शख्स हैं जिसने कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो लूट लिया, उसको खत्म कर दिया। झुग्गियों में, बस्तियों में कांग्रेस का वोट बैंक था। जो अल्पसंख्यक वोट बैंक था वो भी कांग्रेस का कहा जाता था, उसको भी आम आदमी पार्टी ने कर दिया। पिछले अगर चुनाव देखें तो झुग्गियों और मुसलमानों का एक बड़ा वोट केजरीवाल को मिला था, जिसकी वजह से बहुत बम्पर जीत हुई थी, ऐसा कहा गया था। लेकिन इस बार का जो नज़ारा है वो थोड़ा अलग है। पुजारी ग्रंथी योजना में कहीं इमाम शामिल नहीं है कि अगर इमाम को भी पुजारी ग्रंथी के लिए कई कुछ पैसे अगर उन्होंने निर्धारित किए तनख्वाह के रूप में 18,000 15,000 जो भी है, तो इमाम के लिए भी 2-4 5,000 हो जाते हैं। ऐसा नहीं किया है। तो कुल मिला के ये सर्वधर्म संभाव तो कतई नहीं है, और राजनीति को मैं सर्वधर्म संभाव मानता भी नहीं हूँ, आज की मौजूदा राजनीति को। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या एक बात मन में आती है क्या कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो क्या भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेल रहे हैं? क्या हिंदुत्व की जो पिच है भारतीय जनता पार्टी को, उसमें वो चले गए हैं अरविंद केजरीवाल? और क्या उन्हें यकीन है क्या कि बीजेपी को उसी की पिच पर, हिंदुत्व वाली पिच पर क्या वो हरा पाएंगे? एक ये भी सवाल उठ रहा है। लेकिन मंथन में आज हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हिंदुत्व की पिच पर केजरीवाल मजबूती के साथ टिके रह पाएंगे, और क्या भत्ते से केजरीवाल की पार्टी और उनको सत्ता मिलेगी क्या? ये भी बड़ा सवाल। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी लगातार भरत की तरह खड़ाऊ लेकर, वो खड़ाऊ अरविंद केजरीवाल की हैं, पूरी दिल्ली में दौड़ रही हैं, प्रचार कर रही हैं, ताकत लगा रही हैं, योजनाओं को बता रही हैं लोगों के बीच जाकर। सुनिए। तो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन से, दिल्ली में सड़कों के बनने से, दिल्ली में मेट्रो के बनने से, स्कूल के बनने से, अस्पताल के बनने से 10 साल में दिल्ली की अर्थव्यवस्था में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। और इसी कारण से आज अगर सबसे कम महंगाई देश के किसी भी हिस्से में है तो वो दिल्ली में है, किसी और राज्य में नहीं है।
अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के संयोजक, वो किस तरह जनता को समझा रहे हैं कि वो जो चुनाव है विधानसभा का आने वाला, उसमें आम आदमी पार्टी को लोग क्यों वोट दें? केजरीवाल इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की ग्रंथ योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं। इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी। या किसी पार्टी किसी सरकार ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूं, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। तो इस नई योजना में केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों को भत्ता देंगे, तो मंथन में आज यही सवाल होगा कि भत्ता सत्ता दिलाएगा क्या? आम आदमी पार्टी के नेताओं के जवाब में देवेंद्र यादव कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वहाँ दिल्ली के मनोज तिवारी पूर्व अध्यक्ष हैं, बांसुरी स्वराज हैं और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। इनको जरा जो चुनावी घात प्रतिघात चल रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार किसानों की सबसे बड़ी हत्यारी और द्रोही सरकार है। 3 काला कानून लाकर देश के किसानों को इन्होंने बर्बाद किया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। एक लंबा संघर्ष किया, उनको इन्होंने खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी कहा, दुश्मन देश के नागरिक की तरह ट्रीट किया और बाद में बहुत मजबूरी में चुनाव के पहले इन्होंने काले कानून को वापस लेने का ढोंग किया। लेकिन अभी भी इन्होंने वो तीनों काला कानून लागू करने के लिए अभियान चला रखा है और मोदी सरकार चाहती है कि ये बातें राज्यों पे छोड़ दी जाए। 20 राज्यों में बीजेपी है, वहां पे वो लागू कर देंगे इसको। अब देखो, भाभी जी का तो वो मानहानि करा ही चुके हैं अपनी धर्मपत्नी का। अब उनकी मानहानि इसलिए हो रही है कि उन्होंने अपराध किया। अगर आप अपराध करोगे तो आपकी मान की हानि होगी। अब इसके बाद सजा होगी। मान की हानि की तो हो गई आपकी, लेकिन आपने जो अपराध किया, संजय जी, दिल्ली में आपका 2-2 जगह वोट आ गया। आप एक सांसद होके और 2-2 वोट रखेंगे, चुनाव आयोग क्यों ना आपकी सदस्यता रद्द कर दे? देखिए, ये मुद्दे सारे निश्चित ही केजरीवाल जी के सही है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर वोट खरीदी जाती है तो वो लोकतंत्र की हत्या है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को हम कहते आए हैं कि लोकतंत्र को कमजोर करने में लगातार अपने जो कार्य कर रही है उससे लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है। लेकिन निश्चित ही केजरीवाल जी के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो स्वयं भी उसी रास्ते पर हैं। कभी लोगों को धोखा देने की बात करते हैं, कभी लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं और उनकी स्वयं की सरकार उसमें जब सामने आती है और ऐसी योजनाओं की कोई वैधता नहीं है, उसके बारे में स्पष्टता के साथ बयान देती है, तो निश्चित ही केजरीवाल जी को अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। ये वो केजरीवाल जी है, ये वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया। और जब वो पहुंचे उनके घर पर प्रदर्शन करने के लिए, तो उस समस्या का निदान करने की चेष्टा नहीं करी। हाँ, जैसे होता ना स्लाइट ऑफ हैंड, एक घुम्मन घेरी, आपकी दृष्टि कहीं और मोड़ देते हैं। एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद अपीजमेंट। ये तुष्टिकरण की राजनीति है, जहां पर उन्होंने कह दिया कि वो पुजारियों को और ग्रंथियों को
वेतन देंगे। बहुत पते की बात बांसुरी स्वराज कह गई। अभी तक तो हमने यही सुना था कि तुष्टीकरण की राजनीति मुसलमानों के साथ की जाती है, और ज्यादातर नेता देश भर में भारतीय जनता पार्टी के तुष्टीकरण की राजनीति को मुसलमानों से जोड़कर ही बताते, जताते, दिखाते, समझाते रहे हैं। लेकिन बांसुरी स्वराज मुझे लगता है देश की पहली ऐसी नेता हैं जो पुजारियों यानी सनातनी और ग्रंथी यानी सिख, इसको भी एक तुष्टीकरण की दृष्टिकोण से देख रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर सनातनियों के लिए कुछ करे तो तुष्टीकरण नहीं है, सिखों के लिए भारतीय जनता पार्टी अगर कोई काम करे तो तुष्टीकरण नहीं है। अब आप समझने की कोशिश करिए, मैं दर्शकों से ये कह रहा हूं कि आप देखिएगा कि राजनीति कहां जा रही है। तुष्टीकरण, अब आप मेरी बात नहीं मानेंगे, अगर मेरे अनुसार नहीं चलेंगे तो मैं कहूंगा कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। आप होते रहिए सनातनी, आप होते रहिए हिंदू, कोई मतलब नहीं इन सब बातों का। तो केजरीवाल केंद्र बिंदु में है, दिल्ली में होना भी चाहिए। 10 साल से सरकार चला रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस की कमर तोड़कर, मैं कमर तोड़ना शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं पूरे होशो हवास में, क्योंकि कांग्रेस को केजरीवाल ने खत्म कर दिया दिल्ली में। वो कांग्रेस पार्टी इस बार थोड़ा सिर उठा रही है, कुछ करने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल भी थोड़े टेंशन में है, इसीलिए क्योंकि जो झुग्गियों का वोट है, अल्पसंख्यकों का वोट है, वो कम से कम लोकसभा चुनाव ने ये बता दिया कि कहीं ना कहीं पूरे देश में कांग्रेस की तरफ दलित और अल्पसंख्यक, उसका कहीं ना कहीं रुझान जरूर है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि जोर के वोट पड़ गए उनको, लेकिन रुझान जरूर है। तो इसको लेकर केजरीवाल भी चिंतित हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि भाई अब दिल्ली में कैसे आया जाए, इस बात को लेकर है। उनके सामने संकट ये कि उनके पास कोई नेता नहीं है, प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है। हर्षवर्धन जी के बाद हमें याद ही नहीं आता कि दिल्ली में कौन चेहरा है वहाँ का। बहुत सारी तरह तरह से समस्याएं बीजेपी के पास है। कांग्रेस पता नहीं क्या है, उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं क्या कर रही है वो, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ करते दिख नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी के नेता अलट पलट होते रहते हैं। ये कांग्रेस में जाएंगे, बीजेपी में जाएं, बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी, ये बहुत होता रहता है दिल्ली में। तो आज नीतीश कुमार को लेकर बिहार में चर्चा हुई कि वो आज राज्यपाल के शपथ ग्रहण में तेजस्वी यादव से मिले, नमस्ते दुआ सलाम हुआ, तेजस्वी का हाथ अपने हाथ में लेके स्नेह दिया, और लालू ने कहा कि भाई नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं। इसके बाद पूरा नेशनल मीडिया ले उड़ा इस खबर को कि क्या केंद्र की सरकार संकट में है, क्या नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे इस साल जो विधानसभा का चुनाव बिहार में। ये बड़ा बड़ा इशू था आज, ज़्यादातर नेशनल मीडिया में डिबेट का विषय यही है आज। लेकिन आज हम दिल्ली की तरफ आ गए, क्योंकि मसला तो दिल्ली का ही है। दिल्ली की जो ओरिजिनल पॉलिटिक्स है उसको लेकर क्या मसला चल रहा है। और बांसुरी स्वराज ने एक बात और कही कि इमामों और मौलवियों को जो वेतन की बात की थी वो तो दिया नहीं 17 महीने से, और ग्रंथियों और पुजारियों को और उन्होंने जोड़ लिया। केजरीवाल की राजनीतिक धारा क्या है, ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ चुके हैं, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, विश्लेषक अजय शुक्ल दिल्ली से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत अजय जी, बहुत धन्यवाद। श्रीकांत कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, बहुत स्वागत श्रीकांत जी। संजीव निगम आम आदमी पार्टी के पुराने नेता, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, संजीव जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। खेमचंद शर्मा दिल्ली की पॉलिटिक्स में अच्छा खासा दखल रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मुझे लगता है कि इस चर्चा को हम संजीव निगम से शुरू करें, क्योंकि जो बातें हमने अभी कही वो आम आदमी पार्टी का जरा मैं पॉलिटिकल डायरेक्शन समझना चाहता हूं कि वो चाहती क्या, जाती कहाँ जा रही, क्या है, कंफ्यूज है, क्या मसला क्या है। संजीव निगम, अभी बीजेपी के नेता का एक हमने बयान सुनाया बांसुरी स्वराज का, वो कह रहे हैं कि ये जो केजरीवाल है ना, ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। और तुष्टीकरण किस पर वो कह रही हैं
कि भाई ग्रंथियों और पुजारियों को आपने कहा कि कुछ राशि उनको मिलेगी जिससे उनका जीवन चलेगा, तो वो कह रहे ये तुष्टीकरण है। मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में तो हमने तुष्टीकरण को खूब सुना है, पहली बार मैं सनातन के पुजारियों और सिखों को लेकर मैं ये सुन रहा हूँ। और ये भी वो कह रहे हैं कि भाई आपने मौलवियों को झांसा दिया था वेतन का, वो प्रदर्शन भी कर चुके। तो क्या केजरीवाल कंफ्यूज हैं या फिर वो बीजेपी की बनाई पिच पर अपने आप को तुर्रम खां बल्लेबाज समझ रहे हैं? संजीव, अभी मैंने भी सुना बांसुरी स्वराज जी को, वो तो एक अधिवक्ता भी है और एक अच्छे अधिवक्ता, जानी मानी अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया तो एक अचरज है। और आपने उसके बाद बताया भी तो उसके भाई, हम लोग खास तौर से आम आदमी पार्टी का मानना है, केजरीवाल साहब हमेशा यही कहते हैं, इंसान का हो इंसान से भाईचारा, यही है पैगाम हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। तो इस तरीके की राजनीति हम लोग बिल्कुल नहीं करते। हमारे पास जो सभी धर्म के लोगों का पूरा सम्मान है, सभी वर्ग के लोगों का पूरा ख्याल है। और आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आम आदमी पार्टी की कोई जरूरत ही नहीं थी। इतनी सारी पहले से पार्टियां हिंदुस्तान में है, अगर वो काम करती रहती हैं, अपने उद्देश्यों को पूरा करती, तो शायद आम आदमी पार्टी के गठन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आम आदमी पार्टी बनी किन परिस्थितियों में, आप सब इसके गवाह हैं। और आप इस बात के भी गवाह हैं कि जब से आम आदमी पार्टी बनी और तब से आज तक निरंतर वो दिल्ली में अपनी लोगों को, दिल्ली के लोगों के लिए निरंतर सेवा करती आई है। और मैं पूरे भरोसे के साथ आपको कह रहा हूं, अनुभव के आधार पर, अब आगे आने वाले समय में जो भी निकटतम चुनाव है, इस चुनाव के परिणामों के बाद आप देखिएगा से अरविंद केजरीवाल साहब सरकार बनाएंगे और दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। और अभी आपने भी कहा कि साहब अरविंद केजरीवाल साहब कुछ क्या आपने बताया था, तो मैं समझ सकता हूं अरविंद केजरीवाल साहब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। वो एक प्रशासक भी अच्छे रहे हैं और राजनेता भी अच्छे साबित हुए हैं। इतने दिनों में अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया है उन्होंने। क्यों? उनकी सोच ऐसी है लोगों के लिए। जब आप देश को, अपने देश को विकसित बनाने के लिए चलोगे, कुछ ऐसा काम करोगे, तो आपको लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा, लोगों के हित के बारे में सोचना पड़ेगा। निगम साहब, बीजेपी ने उनका एक पोस्टर लगा दिया है। एक पिक्चर हमने कोई देखी थी जिसमें ये किरदार, भूल भुलैया नाम की पिक्चर में ये किरदार राजपाल यादव का था कि वो बाकायदे लपेट कर तमाम वो जो क्या कहते हैं सिंदूर लगाकर और आ जाते हैं कि आज मंगलवार है, आज बुधवार है। तो उस तरह केजरीवाल की एक तस्वीर लगाई गई है, जगह जगह पर बीजेपी के लोग लगा रहे हैं। ऐसा आम आदमी पार्टी के लोगों का आरोप है कि वो चुनावी हिंदू के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्या केजरीवाल बीजेपी की पिच पर खेल कर ये चुनाव जीत पाएंगे क्या? क्योंकि बीजेपी तो चैंपियन है हिंदुत्व की। बिल्कुल 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 ये बात, इसकी पिच जो है जनता की, जनता के लिए जो भी कुछ उन्होंने किया दिल्ली के लोगों के लिए। आप ये स्टेप बाय स्टेप में आता हूं। दिल्ली के जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके लिए इन्होंने जो है तीर्थ यात्रा की योजना चलाई है और चल रही है, कितने दिनों से चल रही है। दिल्ली से बाहर जहां जहां तीर्थ स्थान है, हमारे लोग, दिल्ली के लोग जा रहे हैं, उन्होंने जाकर के दर्शन किए वहां तीर्थ, और अच्छी से अच्छी तो हमने किया है, हम लोगों के लिए कर रहे हैं। कोई आपने अभी बताया साहब इमामों के बारे में भी, किसी का पहले आया किसी का बाद में आया, हम कर सब रहे हैं। सबसे पहले हमने स्कूल और अस्पताल जो कि बेसिक जिसकी जरूरत थी, उस पर हमने शिकंजा कसा और उसको हम एक लेवल पर ले आए हैं। अब उसके बाद जो दूसरी है, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। तो हमको ये काम से मात नहीं दे पाएंगे। ठीक बात है। इनका मकसद सिवाय सिर्फ गालियां पकड़ा, या आप क्या करेंगे, आपकी क्या योजना है, कौन आपका नेता है, अगर आपको सत्ता मिलती है तो कौन मुख्यमंत्री होगा, दिल्ली के लोगों को पता होना चाहिए। वो आपके पास कुछ है नहीं। आप तो बस बंद डिब्बा लिए घूम रहे हो कि साहब इसमें वोट डाल दो, हम जिसको दे दें। अरे भाई आज का ये जमाना, उनके नेता मोदी हैं, बताना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं संजीव निगम, उनके नेता मोदी हैं। मैं आ रहा हूं शर्मा जी, थोड़ा सा धैर्य प्लीज। आज मैं निवेदन करूंगा, धैर्य रखिएगा, मैं पूरा मौका दूंगा, धैर्य। ठीक है संजीव जी, संजीव जी ओके डन। संजीव जी प्रधानमंत्री, क्या मोदी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? ठीक है, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरे भाई मोदी जी तय करते हैं ना देश को, तो मोदी जी चलाएंगे ना। हो रहा है ठीक है,
ठीक है, मैं आता हूं। पहला राउंड जरा उलझते नहीं है, सीधे सीधे चलते हैं। श्रीकांत को चर्चा में ले लें, फिर मैं जाऊंगा अभी शर्मा जी के पास। श्रीकांत भाई, आम आदमी पार्टी की तो सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी प्रमुख मतलब दावेदार के रूप में वो लड़ाई लड़ रही सीधे सीधे। आपका तो पूरा मजमा ही लूटा पड़ा है दिल्ली में, शीला दीक्षित के बाद पूरा सुपड़ा ही साफ है। आपके यहाँ भी पता चला जिसको अध्यक्ष बनाते हो बीजेपी में भाग जाता है, अरविंदर लवली जैसे लोग, है ना। फिर पता नहीं एक के बाद नेता पोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, टेलीपोर्ट होते रहते हैं आपके यहाँ नेता। आप किस बिना पर, किस आधार पर, कौन चेहरा है आपका, कैसे चुनाव लड़ोगे श्रीकांत जी? पहली बात तो नेशनल टीवी के न्यूज में आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से आज दिल्ली की सरगर्मियों पे चर्चाएं चल रही हैं और जो बात अरविंद केजरीवाल जी की पे कटाक्ष पे चल रहे हैं कि आपने कहा कि किस तरीके से चुनाव कांग्रेस करेगी। देखिए, जिस तरीके से पूर्व अध्यक्ष हमारे बीजेपी में पहले थे, फिर चले गए वापस, अपने जो भी उनके स्वार्थ रहा, और इस समय हमने एक मजबूत स्तंभ वहां पे देवेंद्र यादव जी को हमने दिल्ली पे एक मजबूती तरीके से हमने देवेंद्र यादव जी को वहां पे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। पूरा चुनाव इस समय देख रहे हैं, उनका एक अपना विजन है। कांग्रेस हमेशा से जब भी रही है एक विजन के तौर पे उसने काम किया है, हमेशा से उसने हर एक वर्ग के लिए, हर एक जाति के लिए, हर एक धर्म के लिए उसने सोचने का काम किया है, उस पे धरातल पे काम किए हैं। जिस तरीके से 10 साल से हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पे मौजूद है और कई 10 साल तक 2 बार दिल्ली की जनता ने उनको पूरा समर्थन दिया, पर पूरी तरीके से वो झूठे समर्थन रहे, झूठी तौर पे उन लोगों ने काम किए। और अब अरविंद केजरीवाल जी ने एक नया हथकंडा अपना दिया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी वोटरों की खरीद वो करती है, खरीदती है, उसी तरीके से उन्होंने अब ये नया एक तरीका कर दिया कि हमने जो ब्राह्मण वर्ग है, जो पंडितगिरी करता है, उनको एक तनख्वाह के तौर पे कि किसी न किसी तरीके से लालच देके उनको पैसा पहुंचाया जाए और उसी तरीके से वापस उसमें आने के लिए। पर इस समय दिल्ली की जनता, आपने लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से देखा होगा कि दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से कांग्रेस को कई जगह पे समर्थन किया। भले कांग्रेस नहीं आ पाई, पर अब समझ चुकी है कि रियल में हकीकत क्या है, क्योंकि वो दिख रहा है इस समय पे कि जनता की स्थिति क्या है और जनता क्या करना चाह रही है और दिल्ली में केजरीवाल को क्या समर्थन दिया है। तो पूरी तरीके से दिया है कि इतना समर्थन देने के बाद और फिर दोबारा से पूरा बेवकूफ दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने बनाया और बनाती आ रही है। और यही चीज रहा है उनको कि वो बीजेपी के ही हथकंडों को अपना के दोबारा से वापस उन चीजों को कर रही है। तो ये बिल्कुल इस समय नहीं हो पाएगा। और कांग्रेस में देवेंद्र यादव जी बहुत एक अच्छे विजन के साथ उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी एक नए सोच के साथ उतरी हुई है और इस समय पूरी तरीके से उम्मीद है कि कांग्रेस की झोलियों में इस समय विधानसभा चुनाव इस समय कांग्रेस की झोली में जाएगा और दिल्ली में एक पैटर्न बनेगा और दिल्ली में एक अच्छी तरीके। बहुत शुभकामनाएं आपको। आप लगातार सभी में मन बने रहिए। श्रीकांत बार बार कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की झोली में जाएगा। अब क्यों जाएगा? पुरानी नीतियों के आधार पर जाएगा, नया कुछ ऐसा कांग्रेस ने कर दिया जिसकी वजह से जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद इन सवालों को तलाशेंगे। बीजेपी का प्लान क्या है? क्या बीजेपी असहज है केजरीवाल जो घुस आए हैं उसकी पिच पर? बीजेपी की पिच पर केजरीवाल, और क्या भत्ता केजरीवाल को फिर से सत्ता दिलाएगा? ये सवाल मंथन में भारतीय जनता पार्टी के नेता खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अपनी दलीलें थी कि किस तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी क्यों आशान्वित है। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि भाई हमने काम किया, हम सभी लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन जरा खेमचंद शर्मा से हम समझना चाहते हैं कि ग्रंथियों और पुजारियों को अगर कोई ऐलान किया गया है तो वो तुष्टिकरण कैसे है, ये भी जरा वो समझा दें, हमें दर्शकों को भी समझाएं। और दूसरा, बीजेपी का चेहरा कौन है, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, कौन नेता है वहाँ का? खेमचंद शर्मा। दुर्गेन जी नमस्कार। नववर्ष में आपका आशीर्वाद मिला, आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं।
बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई जी। देखिए, अच्छा सवाल आपने किया है, आप हमेशा ट्रिकी सवाल करते हैं। जब मैं ये कहता हूं कि या फिर हमारे नेता कहते हैं कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तो केजरीवाल जी 10 साल से किसको पैसा दे रहे? मुल्ला मौलवियों को पैसा दे रहे थे। केजरीवाल जी के फेवरेट कौन है? बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं। बांग्लादेश और रोहिंग्या को फ्री पानी भी देना है, बिजली भी देनी है, जगह भी देनी है, 10,000 रुपए भी देने हैं, और उनको शिक्षा दीक्षा देने वाले मुल्ला मौलवियों को भी पैसा देना लगातार वो 10 साल से दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का मंदिर प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार उनसे कहते रहे, आपको देना है तो सबको दो, क्यों सिर्फ मुल्ला मौलवियों को, क्यों पुजारियों को नहीं देते हैं, क्यों आप ग्रंथियों को नहीं देते हैं, क्यों आप जो चर्च में पादरी रहते हैं उनको देते हैं, क्यों नहीं देते? पादरियों को तो उन्होंने अभी भी छोड़ दिया। तो अब उन्होंने एक, जब उनकी सरकार जा रही है तो एक लॉलीपॉप उन्होंने आदरणीय पुजारियों को दिया है और आदरणीय ग्रंथियों को दिया है, ताकि जो उनकी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से उन पर बड़ा सवाल उठ रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक विशेष धर्म के लोगों को ही पैसा देते हैं, उन्हीं को सत्ता का सुख देते हैं, उन्हीं को सत्ता में अधिकार देते हैं, बाकी को नहीं देते, तो उसको बचाने के लिए। लेकिन मैं तो पूछता हूं, आज भी आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आचार संहिता लागू नहीं हुई, क्यों कैबिनेट नोट पास नहीं हुआ? 10 साल से दे रहे हैं, 1 साल से दे देते, 2 साल से दे देते, 3 साल से दे देते, क्यों नहीं दिया पहले? आप जब जाते हुए हो तो लॉलीपॉप दे रहे हो। अभी भी आपके पास 5, 7, 10 दिन है, जब तक चुनाव आयोग आचार संहिता लागू नहीं करता, कम से कम नोट तो जारी कर दें, सरकार का ऑर्डर तो जारी कर दें, क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ लॉलीपॉप। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब कोविड काल था, आप शीश महल बना रहे थे, तो आदरणीय पुजारी जी, जो हमारे छोटे मंदिर हैं, वहां पे पूजा पाठ का जो बेसिक काम होता है दिया बाती का, वो करने में भी स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि दर्शनार्थी आ नहीं रहे थे। और ज्यादातर छोटे मंदिरों में पुजारी हैं, वो गरीब पुजारी होते हैं, अपना घर का खर्चा भी वो मंदिर के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से चलाते हैं, वो चलाना उनको मुश्किल हो रहा था। कहाँ थे आप उस समय? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता वहां पे मदद कर रहे थे, ना आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही थी, ना आम आदमी पार्टी की सरकार दिखाई दे रही थी। आज आपको पूजनीय पुजारियों की याद आ रही है, आज आपको ग्रंथियों की याद आ रही है, इसीलिए हम कहते हैं, आप अपने फेस को बचाने के लिए, चमकाने के लिए आप ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप एक बेईमानी वाली कोशिश कर रहे हैं, जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए तो 4 पुजारी मिलने गए। अगर ये पैसा दे देते तो वही 4000 पुजारी इनको धन्यवाद करने जाते। मैं खुद जाता, मैं खुद पुजारी का बेटा हूं, मेरे पिताजी भी 40-45 साल से मंदिर में सेवा दे रहे हैं। मैं समझता हूं कितना पेन होता है, कितना स्ट्रगल है, कितना डिफिकल्ट है। और जो छोटे मंदिरों के जो नए पुजारी हैं, उनको सर्वाइव करना तो बहुत मुश्किल है। तो केजरीवाल जी, आप इस तरीके के लॉलीपॉप से तो आप अनादर कर रहे हैं, आदर नहीं कर रहे। और आपने जिस भाषा का उपयोग किया जब आप ये योजना लागू कर रहे थे, वो भी दिखाता है कि आपके दिल में कोई आदर नहीं है ग्रंथियों के लिए और पुजारियों के लिए। पुजारी उपलब्ध रहता है, पुजारी समाज में खड़ा रहता है। पुजारियों के लिए कोई भी बात करता है, मान सम्मान के साथ का बात करते हैं। पुजारी जी बोलते हैं, पूज्य पुजारी जी बोलते हैं, पूजनीय गुरु जी बोलते हैं। तू तड़ाक की भाषा। फिर जब मैंने ये बात करी तो एक प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि वो हरियाणा से आते हैं इसलिए तू तड़ाक करते हैं। हरियाणा में कोई तू तड़ाक नहीं करता बड़ों से। तो रही बात फर्स्ट, ये अब बात आती है दूसरी। केजरीवाल जी हमारी पिच पे हैं या हम उनकी पिच पे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर हमारा फेस कौन है? हमारा फेस कमल का निशान है। और ये मैं आज आपके टीवी के माध्यम से समझ दिल्ली वासियों को बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनने वाला है। उन्होंने कांग्रेस को देख लिया लंबे समय तक, उन्होंने आम आदमी पार्टी को देख लिया। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की भी बात निकली, लूटने में, खसोटने में, कमीशन खोरी में, झूठ बोलने में, फ्रॉड करने में और प्रचार प्रसार करने में। तो अब जब कांग्रेस को परख लिया, आम आदमी पार्टी को परख लिया, अब भारतीय जनता पार्टी की बारी है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा सरकार, यही नारा गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में गूंज रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी पिच की चिंता नहीं करती, पिच जनता की है, ये बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सपाट सोचना है, थिंकिंग है कि हमें दिल्ली को डेवलप करना है, विकसित करना है। दिल्ली को हमें एक ऐसी राजधानी बनानी है जो विश्व में गंदगी के लिए नहीं जाए।
प्रदूषण के लिए ना जानी जाए, बल्कि अपनी स्वच्छता के लिए, हिस्ट्री के लिए, फैसिलिटी के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जानी जाए। तो ऐसी उत्तम राजधानी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का विजन भी है, रोड मैप भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। और हम डबल इंजन की सरकार जब रहेगी तो केंद्र के साथ सामंजस्य में काम होगा, कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, और दिल्ली तेजी से विकास करेगी और देश के विकास में भी वो अपना अहम योगदान देगी। ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात शर्मा जी ने कही। एक 10 सेकंड का रिएक्शन भाई। निगम साहब, शर्मा जी दिल्ली वासियों को कह रहे हैं कि जो रोज रोज की खिटखिट है, केजरीवाल बनाम एलजी, केजरीवाल बनाम मोदी, विकास नहीं होने जा रहा, वो कह रहे हैं हमारी ही सरकार ला दो तो विकास होगा, नहीं फिर अगले 5 साल तक खटखट और इस बार फटफट। तो अब ये चुनौती आपको दे रहे हैं। चौहान साहब, मैं अभी खेमचंद्र भाई को सुन रहा था, इन्होंने, आप ये बताइए किसके सगे हैं? क्या किसानों के हित के लिए काम किया? अभी आप कह रहे साहब ये रोहिंग्या को ये कर देते। किसानों के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और दिल्ली बॉर्डर में आपने कीले गाड़ दी, दीवार मोटी लगा दी। अगर यही आपने दीवार वहां बांग्लादेश के बॉर्डर पे बनाई होती ना, तो आज घुसपैठिए नहीं घुस पाते। घुसपैठिए कैसे ले आए? केजरीवाल जी वहां से लेकर के आए। आपकी नाकाम सरकार केंद्र में जो बैठी हुई है, ना रक्षा मंत्रालय ने ठीक है, ओके, एक मिनट चौहान साहब, ना गृह मंत्रालय ने सही, रोहिंग्या वहां से आ गए, किसानों को घुसने नहीं दे रहे हो, किसानों को बॉर्डर से घुसने नहीं दे रहे हो, दिल्ली के बॉर्डर से, और रोहिंग्या घुसा है। आप किस तरीके की बातचीत कर रहे हैं? मतलब बेबुनियाद बातचीत कर। अरे आप अपने लोगों से नफरत करते हो, रोहिंग्या को आप प्यार करते हो। यूपीए सरकार में बसे हैं। अरे खेमचंद जी, यूपीए सरकार में सुनिए बांग्लादेशी बसे हुए हैं 10 साल से। अरे सुनिए यूपीए की सरकार इतने दिनों से चली आ रही है, फिर वही बात, ये जिम्मेदारी हमारी है। जम्मू कश्मीर में आपने धारा 370 खत्म की। ठीक है, दोनों लोग शांत हो जाइए। ठीक है, ओके। संजीव निगम, खेमचंद शर्मा, प्लीज। ओके, डन, खत्म हो गया। ओके, ठीक है। अरे चौहान साहब, आप भी तो कम से कम इस बात को समझे ना, जो बात सत्य है कि अगर जो है ये दिल्ली 370 मैं समझ रहा हूं भाई, आपने समझा दिया, आपको मैंने मौका दिया समझाने के लिए। रोहिंग्या को क्यों नहीं हटा सकते? ठीक है 370 आपने खत्म की। ठीक है, मैं अब अजय शुक्ला जी की तरफ जाऊंगा। ठीक है शर्मा जी, ठीक है, ओके। शर्मा जी, आपने उसको पाला, शर्मा जी, उसको पोसा, आपने उसको खाद पानी दी, और अब ड्रामा। ठीक है, बाद में हम ये आप करा लेंगे, अभी थोड़ा सा चर्चा को बढ़ने दीजिए। ठीक है, अजय शुक्ल की तरफ मैं रुख कर रहा हूं। अजय जी, राजनीतिक तौर पर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल कहीं हल्की फुल्की जो कॉन्फिडेंस पिछली बार था उनको, या उससे पहले वाली में था, क्या इस बार वो कॉन्फिडेंस केजरीवाल में दिख रहा आपको है? और जो कांग्रेस किस बिना पर इस बात को कह रही, बीजेपी तो मुझे लगता है बहुत लंबे समय से वहां सत्ता में नहीं है, और पिछली दफा जब वो, उससे पहली बार जब किरण बेदी को लेकर वो आए थे तो पूरी केंद्र की सरकार ने ताकत लगा दी थी, उसके बाद भी केजरीवाल आ गए। तो बीजेपी और कांग्रेस, ये दो राष्ट्रीय दल जो हैं, ये दिल्ली के जो दंगल है उसमें ये कहां खड़े हैं? कैसे देख रहे हैं आप इनको? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता है जो पिछली बार दिखाई दे रहा था जिस तरीके से, और जिस तरीके से चुनाव को लेकर के वो बार बार तमाम सारे बयान दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खुद को ही कंट्राडिक्ट कर देते हैं, कई चीजों में होते हैं जी। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि हाँ, उन्होंने वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर सके। मैं इस ईमानदारी की उनकी दाद देता हूं, लेकिन ये भी कहता हूं, यह कह देने से तो आप नहीं फ्री हो जाएंगे कि आपने कहा था और नहीं हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है, तमाम सारे वायदों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्पष्ट एक चीज कह दी कि आप जो है कसम खाते हैं, जो बार बार अपने बच्चों तक की कसम खाते हैं, अब कम से कम झूठी कसम तो मत खाइए वायदों पर। इस बात को निश्चित रूप से हम सब ने देखा है, उन्होंने तमाम चीजों में कस्में खाई थी, वो तोड़ी हैं, और उस चीज को लेकर के तो भारतीय जनता पार्टी घेरती है। कांग्रेस पार्टी इसलिए घेरती है कि आप एक नई राजनीति को लेकर के आए थे, और शीला दीक्षित के समय में सरकार को तमाम आपने बदनाम किया था, उस बदनामी में भाजपा भी शामिल थी, लेकिन
जब सरकार आ गई, दोनों की बन गई, उसके बावजूद एक मामले में शीला दीक्षित या उनके किसी परिवार के सदस्य के खिलाफ एक भी सिंगल चीज ना तो दिल्ली सरकार की किसी जांच में, किसी कमीशन में, किसी चीज में हुआ, और ना ही केंद्र की सरकार में। यानी वो सारे आरोप झूठे थे। एक मैं लेटर का जिक्र करूंगा जो अभी हाल ही में एलजी ने लिखा, और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि 2012-13 में इंदिरा गांधी अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। सीरमपुर में अस्पताल के निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। इसके अलावा अरुणा आसफ अली के नाम से अस्पताल था, भगवान महावीर के नाम से था, दीपचंद बंधु के नाम से अस्पताल था। तो इस तरह से तमाम अस्पताल जो बनने थे, उनमें से एक भी अस्पताल का काम नहीं वो हुआ। और ये तब है जब दिल्ली में आप कहते हैं कि स्वास्थ्य का मॉडल आपका खड़ा है जिन मोहल्ला क्लिनिक पे, उन मोहल्ला क्लिनिक को तो आपने बना दिया, लेकिन जो वास्तव में क्लिनिक थे उन सबको डेड कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि आपने जो दिखावे का काम किया, वास्तविक काम हुआ नहीं। इसी तरह स्कूलों में आप ले लीजिए, स्कूलों में अभी कल ही की खबर थी कि 1.25 लाख बच्चे वर्दी के लिए इंतजार कर रहे हैं ठिठुरती हुई सर्दी, उसका पैसा नहीं मिला है अभी तक। अब आप सोचिए यह हालत है। इसके बाद में नए स्कूल कुछ खोले नहीं है, पुराने स्कूलों को अच्छे रेनोवेट किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो साहब नया आपने एक भी नहीं बनाया, ड्रॉप आउट रेट बढ़ गया है। आप दिल्ली में शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल ही बताते हैं, उन्हीं दोनों में आपकी स्थिति है। 211 उच्च शिक्षण संस्थान थे 2013 में, आज वो 232 हैं। लेकिन वो 232 कैसे हैं? पुराने वालों को ही अपग्रेड किया है, कोई नया नहीं बनाया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ दिखावे पे रह गया, चुनाव प्रचार पे रह गया चीजों। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों इसी पे घेरते हैं। इसके बाद में जहां पर झुग्गी वहीं पे घर की घोषणा की थी, और स्थिति यह हुई इसमें कि पिछले साल ही 2,80,000 झुग्गियां तोड़ी गई 2023 में, 2,80,000। अब आप सोचिए इतनी तोड़ने के बाद दिया आपने कितने को? टोटल दिया गया है 12,000 को। अब 12,000 को दे के 2,80,000 आपने तोड़ दिया, और इसके बाद कहते हैं आपने तो सबके लिए कर दिया। चलिए किया हो, बिजली निश्चित रूप से 200 यूनिट तक मुफ्त है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद उसका भुगतान हमारे जैसे तमाम सारे लोगों को करना पड़ता है कि इतनी महंगी बिजली हमें लेनी पड़ रही है कि उतनी कहीं नहीं है। फिर दूसरी चीज, आप यदि बात करें पेट्रोल डीजल और दूसरी, तो उन्हीं के जो राज्यों की स्थिति है, बगल में चंडीगढ़ है, वो भी केंद्र शासित है, वहां पर यहां से सस्ता है, डीजल भी सस्ता है, पेट्रोल भी सस्ता है, इसी तरीके से तमाम सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे आज खड़े हैं। फिर छात्रवृत्ति योजना थी, जो आपने विदेश पढ़ने वाले बच्चों की बात की थी, उसमें बुरी स्थिति है। तो मुद्दे इतने खड़े हैं, और पहली बार दिल्ली के इतिहास में सड़कों में डूब के लोग मरे, 30 लोग मरे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कोचिंग बात के अंदर पानी भर गए। इस बार यह नहीं बहाना चल सकता है कि एमसीडी हमारे पास नहीं है, अब दोनों है। तो ऐसी स्थिति में अब ये बहाने की जगह नहीं है। और फिर जो मौलवियों को आपने देने को कहा था, सही सवाल है, 18 महीने में यानी 1.5 साल में आपने दिया नहीं, नए का वायदा कर रहे हैं। तो साहब कौन सा आपका वायदा सही है और कैसे करेंगे? या यूं कहिए कि मौलवियों से बच रहे हैं, ये कहीं मौलवी गले की हड्डी तो नहीं बन रहे हैं केजरीवाल के लिए? मैं वही कह रहा हूं। तो कमोबेश जो भारतीय जनता पार्टी की पिच पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आज जो आतिशी ने कहा कि मंदिर तोड़ना चाहती है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कहा। अब आप एक चीज देखिए,
एलजी ने उसका पूरा वो दे दिया कि उसमें कहीं उस तरह की स्थिति नहीं है। जहां अतिक्रमण का एक अभियान चलना था, वो अभियान का है, उसमें छोटे छोटे से जो अतिक्रमण है उनकी है, कहीं नहीं है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, निश्चित रूप से दुखद स्थिति होती, क्योंकि आप सच बोल के कम काम कीजिए, लेकिन कम से कम सही। चुनाव हार जाएंगे अजय जी फिर? दिल्ली ने अगर सच बोलेंगे। एक बात कह के खत्म करूंगा। दिल्ली में मैं 2020 का बता रहा हूं, विजय देव उस समय चीफ सेक्रेटरी थे, मेरे पर्सनल मित्र भी थे। मैं आपको बताऊं कि मैं एक मरीज को दाखिल कराने के लिए मुझे चीफ सेक्रेटरी को कहना पड़ा, और फिर उसके बाद वहां उसे ना इंजेक्शन मिल पा रहा था ना ऑक्सीजन। उसके लिए मुझे कांग्रेस पार्टी के बीवी श्रीनिवास को रिक्वेस्ट करनी पड़ी और उन्होंने वो उपलब्ध कराया। अब आप सोचिए, यह हालत थी, हर कोई तो चीफ सेक्रेटरी तक नहीं जा सकता है ना जी। इसके बाद यह हालत है, तो मैं नाम कोट करके कह रहा हूं, इस तरह की स्थिति में किस बात का स्वास्थ्य मॉडल, किस बात का शिक्षा, दोनों चीजें बर्बाद हुई है जी। बहुत महत्वपूर्ण बात अजय जी आपने कही। और एक बात इसी चर्चा के दौरान आपने कही कि भाई कम काम करो, अगर कम काम कर रहे हो तो कम काम कहो। अजय जी अगर ये कह देंगे तो फिर चुनाव कैसे जीतेंगे? सारे दलों की ये स्थिति है, फिर तो चुनाव हार जाएंगे ना, सत्ता सरकार कहाँ मिलेगी? झूठ बोल के ही सरकार बनती है आजकल, ये हालत है। दिल्ली के फ्लाईओवर की खराब स्थिति को लेके अभी 26 नवंबर को हाईकोर्ट ने कहा है, टिप्पणी की है कि अरविंद केजरीवाल के समय में जो बने हैं फ्लाईओवर्स, उनकी कंडीशन बड़ी खराब है। यह बात हाईकोर्ट ने कही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि क्या चीजें हैं जो बना रहे हैं और क्या कह रहे हैं जी। अब लीजिए, आज आपने बिल्कुल केजरीवाल की योजनाओं का पोस्टमार्टम कर दिया। अब आज शर्मा जी क्या कहेंगे? आप किस पार्टी के आदमी हैं? चूंकि आज शर्मा जी भी हैं आपके साथ में, तो मुझे लगता है कि मैं सीधे अब रुख करूंगा जो हमारे मनीष शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष शर्मा, अजय जी ने आज पूरी केजरीवाल की सरकार जो चली है अब तक, उसका पोस्टमार्टम कर दिया। जो उनकी प्राइम योजनाएं हैं उनको बता दिया। अजय जी दिल्ली के वासी भी हैं और वर्षों से दिल्ली में पत्रकारिता भी कर रहे हैं, और बिल्कुल बिना लाग लपेट के उन्होंने एक एक चीज़ बता दी कि भाई पुलों की क्या स्थिति है, योजना क्या है। ये मतलब वही है कि पुराने बने भवनों को अंगीकार करो, बोर्ड लगाओ, अपना नाम लिखो। ये पूरे देश में चलन हो गया है। ये एक अलग बात है। लेकिन मैं फिर एक राजनीतिक सवाल आपसे करना चाहता हूं कि क्या ये दोनों राष्ट्रीय दल, इनकी दाल दिल्ली में गल नहीं रही है क्या? नहीं, देखिए, मैं इसमें एक दूसरे एंगल से मैं इसमें हस्तक्षेप आ रहा था। हाँ। कि अजय जी ने तो बहुत ही तथ्यात्मक बात सामने रख दी है, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं कि एक खास तरह की पॉलिटिक्स है जो विकास से उसका लिंक नहीं बन पा रहा है। लेकिन मैं जो एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, एक पहलू और भी है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2024 के बाद राजनीति के केंद्र में विचार आया है, माने वैचारिक आधार पे राजनीति को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। 2024 के चुनाव में आपने देखा होगा किस तरह से संविधान के प्रति चिंता बढ़ी, और बीजेपी को ये जनता के बीच में एक मैसेज गया कि संविधान विरोधी है, सामाजिक न्याय के खिलाफ है, आर्थिक न्याय के खिलाफ है। और जनता में आमतौर पे बीजेपी से इतर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वहां ये मैसेज गया कि वो कम से कम जो है अपनी राजनीति अब संविधान के पक्ष में, संविधान के अनुरूप, संविधान के दिए अधिकारों के आधार पे, समानता के आधार पे, बराबरी के आधार पे विपक्ष से आमतौर पे ये उम्मीद लोग कर रहे थे। जब हम दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली में हम क्या देखते हैं? दिल्ली में हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है, वो आमतौर पे आप देखेंगे उसका शुरुआती दौर से ही वो नजरिया रहा है कि एक दूसरे हिंदुत्व को, एक पैरेलल एक दूसरे हिंदुत्व के साथ खड़ी होती रही। अब बहुत पुराने समय में भी जाएंगे तो वो राम मंदिर का वो जो है तीर्थाटन कराने का जो उन्होंने कहा था बुजुर्गों के लिए। आप एक दौर में देखेंगे दिल्ली में दंगा हुआ, तो दिल्ली में दंगे के दौरान अरविंद केजरीवाल बिल्कुल उनकी पार्टी उस पर चुप्पी साधे रही, उसमें कुछ नहीं उसमें हस्तक्षेप किया, अपने ही एक सभासद को जो है को भी छोड़ दिया। आप उसके बाद भी आप उसको बार बार जब भी आप देखेंगे कि जब वो राम का नाम ले रहे थे तो ये हनुमान की बात कर रहे थे।
राम की जगह हनुमान को लाने की बात कर रहे थे। अभी कल ही जो है किसी ने जो है अपना वो मंदिर वाले पर बयान दिया, उनको मंदिर की बहुत चिंता हो रही है आजकल। और मैं देख रहा हूं कि अब आप ये पुजारियों वाला, ग्रंथियों वाला, तो नोट मेरा पर ये कहना गणेश है कि- लक्ष्मी भी याद करिए गुजरात चुनाव में, नोट पर जी। गणेश लक्ष्मी गुजरात चुनाव में वो भी याद करिए आप। जी जी। तो मैं ये देख रहा हूं कि हिंदुत्व का जवाब हिंदुत्व के जरिए ही देने की कोशिश हो रही है, दूसरे हिंदुत्व के जरिए देने की कोशिश हो रही है। आप कह सकते हैं कि दिल्ली में भाजपा के विरुद्ध कोई कोई वैचारिक विपक्ष ही नहीं रह गया है। विचार के मोर्चे पे कोई विपक्ष ही वहां मौजूद नहीं, एक ही दिशा के सारे राही हो चुके हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि केजरीवाल जी के साथ संकट क्या है। उनके साथ संकट है कि एक ऐसा हिस्सा भी उनको वोट करता है जो संविधान के अनुसार दिल्ली को चलाना चाहता है। आप अगर माइनॉरिटी के बीच में जाएंगे, जो आमतौर पे बड़ा हिस्सा इनके साथ जाता है, वो उसमें बहुत निराशा है। उसकी मजबूरी है, वहां वोट कर रहा है, लेकिन उसमें बहुत निराशा है। दूसरा आप देखेंगे जो दलित आधार है, आप इस मोर्चे पे भी देखेंगे आज बाबा साहब सेंटर में आ गए हैं पॉलिटिक्स के। आप देखिए कि अमित शाह एक बयान देकर के फंस गए हैं और पूरे देश में जो है उनको अपनी रक्षा नहीं की जा पा रहे। अमित शाह जो है अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जब हम देखते हैं तो बाबा साहब की प्रतिज्ञा करते हुए एक उनके मंत्री थे, अगर आप ध्यान दें, दिल्ली सरकार में एक मंत्री थे, कौन, गौतम करके, राजेंद्र और वो गौतम, बाबा साहब की राजेंद्र गौतम। प्रतिज्ञा पढ़ दिए बस, और राजेंद्र उनको पार्टी से ही निकाल दिया गया, मतलब कैबिनेट से ही बाहर कर दिया गया। आज वो शायद कांग्रेस पार्टी उन्होंने शायद ज्वाइन कर ली। हाँ, अभी ज्वाइन तो की मेरा हाल में। कहना है कि आज राजनीति जो है वैचारिक धरातल पर आप देखेंगे कि सेकुलर पॉलिटिक्स की तरफ, संविधान की रक्षा की तरफ, सामाजिक न्याय की रक्षा की तरफ गई है। और मैं जब वहां देखता हूं तो वहां पे अरविंद केजरीवाल जी, कोई भी वहां मान लीजिए जीते, वहां हिंदुत्व की पॉलिटिक्स ही जीतती है। अगर आप इसको इस रूप में अगर ध्यान से देखें तो एक बहुत ही कह लीजिए कि ये निराशाजनक बात है। और निश्चित तौर पे इस बार जो है वो कोई इस तरह का तेवर, कोई इस तरह का दृष्टि, कोई नई बात आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। और इसलिए हमको लगता है कि वो उसको कमजोर होना है इस बार दिल्ली में। और इसका जाहिर सी बात है, कांग्रेस फायदा इसलिए नहीं उठा पाएगी कि कांग्रेस जिस रूप में उसको आना चाहिए था दिल्ली में, उस रूप में वो आ नहीं पा रही है। वैचारिक मोर्चे पे भी कोई प्रोग्राम हो, कोई इस तरह का उसके सामने योजना हो, जो राहुल गांधी ऊपर बोल रहे हैं, खड़गे साहब जो ऊपर बोल रहे हैं, उसको दिल्ली में विधिवत लागू करने की कोशिश हो, ऐसा कुछ बहुत दिख नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है बीजेपी मजबूत होगी इस बार। आम आदमी पार्टी उस स्थिति में नहीं रह जाएगी। उसके अपने वोटरों में भी बहुत निराशा है, बहुत ही उसमें अपने पार्टी को ही लेकर के निराशा है। उनकी बहुत सारी मजबूरियां भी हैं, लेकिन बहुत सारा निराशा भी, उत्साह कम है। तो मुझको तो ये लग रहा है कि ये लंबे समय तक नहीं चल सकता है कि हिंदुत्व का जवाब आप हिंदुत्व से दें। ये लंबे समय तक नहीं चल सकता है। आज हर पार्टी को अपना वैचारिक जो है स्टैंड लेना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी को भी लेना पड़ेगा। अगर वो लंबे समय तक कोई स्टैंड लेने से बचते रहेंगे तो उनके लिए मुश्किल सामने आने वाली है। उनके दौर पे संकट आने वाला, उनकी सरकार पे संकट आने वाला, हमको ये लग रहा है। ठीक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात मनीष शर्मा ने कई अलग एंगल से ये जो हमने चर्चा की, जब शुरुआत की थी तो इस एंगल से हमने शुरुआत की थी कि भाई क्या बीजेपी की पिच पर केजरीवाल खेल रहे हैं, वो उसी की पिच पर जाके बीजेपी के जो गेंदबाज हैं उनके बॉलिंग में चौके छक्के लगाने जा रहे हैं। वही बात अंततः जब इस कार्यक्रम खत्म हो रहा है तो मनीष शर्मा ने उसी एंगल से इसको देखा कि वो हिंदुत्व का जवाब हिंदुत्व की पिच पर जाकर दे रहे हैं, वो सामाजिक न्याय या वो उनका सहारा नहीं है। और जो बात हमने प्रस्तावना में कही थी कि कहीं ना कहीं वही वोटर है जो कांग्रेस से उन्होंने छीना है, वही सामाजिक न्याय, वही अल्पसंख्यक वोटर, उसको लेकर ये चीज़ें हुई हैं। मुश्किलें हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये दोनों राष्ट्रीय दल ऐसी स्थिति में आएंगे कि उनकी सरकार बनेगी? एक छोटा सा जवाब मैं संजीव निगम से लूँगा, चूँकि अब बहुत कम वक्त बचा है, सभी मेहमानों से थोड़ा थोड़ा बातचीत करनी है। संजीव निगम, अभी बहुत सारे लोगों ने इस बात को कहा, अजय जी और मनीष जी ने बहुत सारी बातें कही, वो आपके लिए बिल्कुल प्रिय नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होंगी, आपके नेताओं को बिल्कुल नहीं अच्छी लगेंगी, लेकिन ये हकीकत हैं या हकीकत के इर्द गिर्द की बातें हैं? संजीव निगम, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नहीं, हमारा अनम्यूट है। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, अनम्यूट है तो बोलिए। मैं ये कह रहा था कि मनीष जी को मैं सुन रहा था, अभी उन्होंने कहा साहब आम आदमी पार्टी के पास बताने के लिए कुछ नया नहीं है, ये सारी नई योजनाएं ही तो हैं जो हम लोग बता रहे हैं पिछले 15 दिनों से।
जो काम करना था आम आदमी पार्टी को वो काम तो किया ही किया, और जो काम नहीं कर पाए वो बड़ी ईमानदारी से हमने उसको स्वीकारा है और न कर पाने के साफ साफ स्पष्ट कारण बताए। ऐसा नहीं कोई काम करने की नीयत ना हो। प्रकृति ने इस प्रकार का ऐसा वातावरण आया कि 2-2.5 साल कोरोना के उसमें गया तो उन्होंने कहा साहब ये बड़ा प्रोजेक्ट है, यमुना की सफाई का कोई एक दिन में काम नहीं होने वाला है, तो उसमें समय लगा। हमने उसको विनम्रता से स्वीकारा है कि उसको हम प्रयास करेंगे, अगले उसमें हम करके दिखाएंगे। जो भी चीजें रही हैं, पानी का है, उसमें ये पिछले इतने दिनों से व्यवस्था दिल्ली की चरमराई हुई है, तो उसमें भी समय लगेगा। पूरी लाइनें बदलना, ये चेंज करना, तो उसमें काम काफी हद तक हम लोगों ने कर दिया है। फिर भी कहीं छुटपुट रह गया है तो उस पर हो रहा है, क्योंकि समय लगता है। तो ऐसा नहीं कि हमारी कोई काम करने की नीयत ना हो। और आपको मैं बताऊं चौहान साहब कि बड़े बड़े जो इसके सेफोलॉजिस्ट थे, पंडित थे इसके, ये इनका सबका आंकड़ा धराशायी रहा है पिछले 2-3 चुनावों से। आप देखिए तो इनके पन्ना प्रमुख होते हैं साहब भारतीय जनता पार्टी के, सबका आंकड़ा फैल रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, लड़े, ये पूरी फौज लगा ले, ये सारे मुख्यमंत्रियों को बुला ले, हिंदुस्तान के जिन जिन राज्यों में इनके आ जाए, फिर भी लड़े, अपनी बात कहें। मतलब एक छोटे से आधे राज्य के लिए आप हिंदुस्तान के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाओगे, उनसे पैरवी करवाओगे, उनसे कहीं बांटोगे काटोगे बात करवाओगे। आपका तरीका क्या है? आपकी रेसिपी क्या है? ठीक है, अब मेरे पास समय नहीं है संजीव। काटने में भरोसा रखते हो। थैंक यू संजीव निगम। खेमचंद शर्मा, एक छोटी सी टिप्पणी और जवाब के रूप में बहुत जल्दी से। देखिए, इन्होंने कहा कि हम जो काम नहीं कर पाए हम वो आगे करेंगे। अब 10.5 साल में यमुना जी में रत्ती पर परिवर्तन नहीं ला पाए, बल्कि जो स्थिति है वो वॉश हो जाती है, नाले की स्थिति हो जाती है और ज्यादा खराब हो जाती है। तो आपको 5 साल क्यों दिया जाए? आप 10 साल में 24,000 से जो वैकेंसी है वो 40,000 पहुंचा देते हो स्कूल्स में। एक नया स्कूल नहीं बनता, एक नया कॉलेज नहीं बनता, एक नई यूनिवर्सिटी नहीं बनती, तो आपको नया चांस क्यों दिया जाए? ठीक बात। आपने पहली बार दिल्ली में सड़कें अच्छी होने की बजाय सड़कों में हर जगह गड्ढे बना दिए और आपने स्वीकार किया कि अब हम युद्ध स्तर पे काम करें। मतलब जाते हुए अब युद्ध स्तर पे सड़कों पे काम करें, तो आपको नया मौका क्यों दिया जाए? एक नई बस आप 10.5 साल में नहीं खरीद पाए, 1970 बस मोदी जी ने दी, तो डीटीसी का बेड़ा आप आधा कर देते हो, तो आपको नया मौका क्यों दिया जाए? ठीक बात है श्रीकांत, वो कह रहे क्यों इनको नया मौका दिया जाए? आपको क्यों मौका दिया जाए भाई? आपने ऐसा क्या कर दिया? आपका नेतृत्व, नीति, नियत, सिद्धांत कुछ है ही नहीं दिल्ली में। राहुल जी देश में भले कह रहे होंगे, वहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा। दिल्ली वालों को दिखाओगे क्या भाई? किस आधार पे वोट दें आपको वो? देखिए, दिल्ली में करने के लिए बहुत कुछ है, जो इतने टाइम से, लंबे समय से, 10 साल से जो कुछ इससे पहले किया वो कांग्रेस ने बहुत अच्छे से किया था, और उसी चीजों पर रिनोवेट आम आदमी पार्टी ने किया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि नया उन्होंने अपना कुछ किया हो। ये बात हमारे विशेषज्ञों ने भी अभी यहाँ पे कही है। और आने वाले टाइम पे जो अभी जो करंट का जो चुनाव है, जो विधानसभा चुनाव है, इसमें हम लोग अच्छी बहुमत से हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। उसके बाद हम जो काम अभी हमारे पेंडिंग छूट गए हैं, चाहे वो हमारी यमुना का काम हो, चाहे वो हमारे सड़कों का काम हो, चाहे वो हमारी कई जगहों में ऐसी है कि जो गंदगी का बहुत बड़ा हम लोगों ने वहां पे देखा है कि गंदगी पूरे क्षेत्रों पे है, और हमारे महंगाई से लेके और हमारी कई चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे देश में भी और हमारे केंद्र में भी हम लोगों को सुधारनी है। उस सारे मुद्दों को लेके हम लोग पहुंचेंगे इस समय चुनाव में, जनता के बीच में आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी केंद्र की जो नीति है, कुनीतियां हैं, और आम आदमी पार्टी की जो स्टेट में है उसकी कुनीतियों को हम लोग जनता के बीच में लेके आएंगे, और ये जुमलेबाजी इस बार नहीं चलेगी पूरी तरह। ठीक बात है। मनीष शर्मा ये कह रहे हैं जुमलेबाजी नहीं चलेगी। आपको क्या जुमले चलते इस बार चुनाव में नहीं दिख रहे हैं वहां पर, या फ्री ब्रिज नहीं दिख रहा है क्या वहां पर चलता हुआ? नहीं, हम तो ये एक बात ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली में अभी कोई भी जीत के आवे, नुकसान जो है, चोट जो है लोकतंत्र पे पहुंचने जा रही है, धर्मनिरपेक्षता पे पहुंचने जा रही है, संविधान पे पहुंचने जा रही है, सामाजिक न्याय पे पहुंचने जा रही है। ये बहुत चिंताजनक ज्यादा बात है कि विपक्ष और पक्ष दोनों लगभग एक ही रास्ते के राही हो गए हैं, और ये खतरा ज्यादा खामियाजा दिल्ली और देश को होने जा रहा है। ठीक बात है। अजय जी अंतिम टिप्पणी छोटी सी। माना है संविधान को लेके चली है, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कभी भी धर्म की तरफ से और जातिवाद की तरफ से। अरे मनीष कह रहे हैं आप मुख्य विपक्षी दल बन कहां पा रहे हो? वहां तो भारतीय जनता पार्टी है, दिक्कत ये है, और आप भी उस नीतियों पे नहीं चल रहे हो अभी वहां पर।
जो ऊपर के आपके नेतृत्व की बात है, नीचे रिप्रोगेट नहीं हो रही है, नीचे लोगों को नहीं पता चल रही है। छल की राजनीति करनी नहीं आती ना, वो कभी करने चाहेगी, क्योंकि भारतीय भाई इतनी भी सुस्त राजनीति मत करो, किसी को पता ही नहीं चले कि आप राजनीति भी कर रहे हो। जो राजनीति का जो इन लोगों ने जो राजनीति को जो बना दिया, खेल बना दिया। ठीक है, अब मेरे पास वक्त नहीं, सीधे अजय जी के पास बहुत छोटी सी टिप्पणी अजय जी, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। देखिए, मैं मनीष जी की बात से पूरी तरह सहमत होते हुए मैं इसमें इतना ही कहूंगा कि जो पैमाने तय किए थे खुद अरविंद केजरीवाल ने, वो खुद उस पर खरे नहीं उतरे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भी सांप्रदायिकता के रंग में रंगे हुए हैं, वो कहीं से आज भाजपा से अलग नहीं नजर आते हैं। भ्रष्टाचार से लेके हर तरह के आरोप दिल्ली सरकार पे हैं और उनमें तमाम सारे मामलों में चार्जशीट भी हो चुकी है। कह सकते कि लगे नहीं, अदालतों ने टिप्पणी कर दी है। तो ऐसी स्थिति में अब दिल्ली में एक निश्चित रूप से बड़ी संशय की स्थिति है, शून्यता आ गई है, लेकिन मुझे लगता है कि जनता कोई अच्छा रिजल्ट देगी। बाकी कांग्रेस की तरफ जाता है, बीजेपी की तरफ जाता है, आपकी तरफ जाता है, ये तो जनता कहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत शुक्रिया मनीष शर्मा, खेमचंद शर्मा, संजीव निगम, श्रीकांत और तमाम उन दर्शकों का भी बहुत आभार, बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से सुना, देखा, समझा और अपनी कुछ राय भी बनाई होगी। अजय जी ने कहा कि भाई दिल्ली के दिल में क्या है वो नहीं जानते, लेकिन वास्तव में जब पक्ष और विपक्ष, जो मुख्य विपक्षी दल है, वो एक ही राह की पॉलिटिक्स करें तो एक संकट तो होता है कहीं ना कहीं। लेकिन उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को खत्म कर रहे हैं कि जनता जो निर्णय देगी वो बहुत बेहतरीन निर्णय होगा। नमस्कार।